जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो दोस्तों, आई एम हेयर योर एच जी सर, हेयर टू टीच यू द बीकॉम क्लासेस एज वेल एज 11th-12th क्लासेस एज वेल एज लॉ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने कल बात करी थी LLP चैप्टर के बारे में। अपन ने स्टार्टिंग कर ली थी, अपन ने पार्ट 1 कवर कर लिया था। आई थिंक आपने वो पार्ट 1 की वीडियो देख ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो प्लीज़ वो पार्ट 1 रिवाइज करके आएँ, फिर उसके बाद पार्ट 2 पे आए। आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, ठीक है। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है मेरे SD सर के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो सर पहले ना एक बार है ना आप बता दो, आपने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या करवाया था, बट गो थ्रू करवा दो। हमने पढ़ तो लिया, हमने रिवाइज तो कर लिया, बट प्लीज़ आप एक बार है ना गो थ्रू करवा दो। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, करवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल भी करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 के बारे में अपन बात करते हैं। तो पार्ट 2 क्या बोलता है? एक मिनट रुकना, आई कैन ओपन माई अकाउंट नोट्स। मैं नोट्स को ओपन कर लेता हूँ, आप भी इतने अपने नोट्स ओपन कर लो। स्टडी मटेरियल, बिजनेस लॉ, LLP एक्ट। हाँ, ये देखो अपन ने क्या क्या बात करी थी। अपन ने कल बात करी थी कि LLP एक्ट 2008 एप्लीकेबल होल ऑफ द इंडिया। LLP एक्ट कब आया था? 2008 के अंदर आया था, ठीक है ना। फर्स्ट शेड्यूल के बारे में अपन ने बात करी थी। फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है? ऑल द राइट्स किसके, जो भी पार्टनर है LLP के ऊपर क्या क्या होते हैं, अपन ने ये बात करी थी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। सेकंड शेड्यूल के अंदर अपन ने बताया था कि फर्म को LLP में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड शेड्यूल के अंदर बताया था अपन ने प्राइवेट कंपनी कैसे LLP के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। फोर्थ शेड्यूल में बताया था अपन ने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कोई भी एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो LLP के अंदर कैसे जा सकती है। फिर अपन ने टॉपिक पे ऊपर बात करी थी कि LLP होती क्या है। देखो LLP होती क्या है, इसमें समझना LLP होती क्या है। LLP इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस लीगल आइडेंटिटी विद अ लिमिटेड लाइबिलिटी। अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। क्या है? एक बिजनेस फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी है, मतलब अपन बोल सकते हैं लीगल बिजनेस एंटिटी है। लीगल क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और लॉ ने इनको बताया गया है। इन एक्ट को किसने बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड लॉ ने बनाया गया है। इसलिए एक लीगल बिजनेस आइडेंटिटी है, किसके साथ? एक लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, मतलब कि पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो अपना धंधा चला सकता है एक LLP क्रिएट करके, ठीक है ना। इसलिए इसको बोला गया अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। अलाउ द पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर को अलाउड करता है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हेल्प करता है कौन? LLP। मतलब पार्टनर के पास अधिकार है कि वो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर जाके देख सकता है, या फिर आगे जाके मान लो LLP के अंदर कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो LLP के पार्टनर के अंदर अधिकार है ये चीज़ों का कि वो जाके कर सकता है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, अब क्या बताए? लाइबिलिटी इटसेल्फ विल बी लाइबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट। मतलब मान लो कल को LLP के अंदर जाके कुछ ना कुछ मान लो दिक्कत हो जाए, कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाए, या फिर LLP लॉस में हो जाए, तो LLP ही लाइबल होगी, पार्टनर लाइबल नहीं होंगे। कल को मान लो पार्टनर ने कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ कर दी जिससे LLP लॉस में होगी, तो उसकी भरपाई पार्टनर करेगा, ना कि कोई LLP वाला करेगा, ना कि कोई LLP करेगी। समझ गया? लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड। लाइबिलिटी किसकी है? पार्टनर की लिमिटेड ही रहती है। कल को मान लो कि आगे जाके फर्म अगर लॉस में आ गई तो पार्टनर ना तो कोई पैसे देगा ना कोई पैसे लेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं इसको, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं इसको। जितना उसका कंट्रीब्यूशन है वो उतना ही सीमित है। अगर कंट्रीब्यूशन से उसने एक्सेस दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये एक्सेस लेगा नहीं। मान लो अगर एक्सेस लिया तो लाइबिलिटी को जितने उसने एक्सेस लिए हैं उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन बढ़ते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, देखो अब बात करते हैं अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की। कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
केस बेस्ड स्टडी भी बन के आती है। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? आई होप यू आर रेडी। तो चलिए बात करते हैं क्या बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? इट्स मीन अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन नंबर 2 of the Companies Act and include a limited liability partnership registered under this act। मतलब मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। a limited liability partnership incorporated outside India और एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। देखो सीधी बात है भाई, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। तो क्या बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? इट्स मीन अ कंपनी जो कि डिफाइंड हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। इसका मतलब क्या है? वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, मतलब LLP, मतलब LLP अपन मार्क कर सकते हैं। LLP मतलब LLP ही, मतलब ये बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है। और दूसरी कौन सी आती है? अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के आउटसाइड हुई है तो अपन ने पढ़ा हुआ है फॉरेन LLP, अपन आके जाके पढ़ेंगे। बट इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन LLP, मतलब जो LLP अपने इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है ना, उसको अपन बोलते हैं फॉरेन LLP। और थर्ड इसके अंदर आ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी। इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी। समझ में आ गया? तो पूछ सकते हैं कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? LLP जो कि LLP एक्ट 2008 में बनी हुई है, फॉरेन LLP और आपकी फॉरेन कंपनी, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है। बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब डज नॉट इंक्लूड, बॉडी कॉर्पोरेट क्या इंक्लूड नहीं करता? ए कॉर्पोरेशन सोल, आ कॉर्पोरेशन सोल या अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कोई ना कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर हुई है किसी और लॉ के अंदर कुछ टाइम के लिए। फॉर अ टाइम बीइंग फोर्स मतलब वो टाइम तक, कुछ टाइम के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर रजिस्टर हुई है, उसको अपन इंक्लूड नहीं करते बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। थर्ड इसमें बोलता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20, मतलब of the Companies Act and limited liability partnership as defined in this act which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। देखो इसका मतलब समझना क्या है। देखो फर्स्ट मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती? एक तो कॉर्पोरेशन सोल हो गया, दूसरा कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि किसी और दूसरे के लोक में बनी है और कुछ टाइम पर्पस के लिए मिली है, कुछ टाइम के लिए ही बनी है। थर्ड इसके अंदर कौन सी आती है? वो कंपनी, वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि ना तो आपके सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर क्या क्या इंक्लूड था? आपकी LLP इंक्लूड थी, फॉरेन LLP इंक्लूड थी और फॉरेन कंपनी इंक्लूड थी, ठीक है ना। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज डिफाइंड इन दिस एक्ट, या फिर कोई भी LLP जो कि इसके अंदर डिफाइन हो रही है वो इंक्लूड नहीं होंगी। इसके अंदर इंक्लूड क्या होगी? वो कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल, मतलब अपन बोल सकते हैं ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन दे रखी है, वो इंक्लूड होगी। समझ गया है? एक बार दोबारा से बॉडी कॉर्पोरेट का चैप्टर कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ते हैं। क्या बोलता है? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी डिफाइंड इन द सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड इंक्लूड अ LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब LLP अपन बोल सकते हैं एक LLP जो कि इस एक्ट के तहत अपने अंदर आई है फिर रजिस्टर हुई है, उसको अपन इंक्लूड करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। दूसरा कोई भी LLP जो कि इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन LLP, अपन इसको नाम दे सकते हैं फॉरेन LLP, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूड होगी। थर्ड अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है उसको, जिसको अपन बोलते हैं फॉरेन कंपनी, ठीक है ना, उसको अपन इंक्लूड करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। बट डज नॉट इंक्लूड, इफ बॉडी कॉर्पोरेट क्या इंक्लूड नहीं करता? एक कॉर्पोरेशन सोल को इंक्लूड नहीं करता। दूसरा एक कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर हुई है किसी और लॉ के अंदर, किसके लिए? कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए कोई भी रजिस्टर हुई है सोसाइटी, उसको अपन बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं लेते। तीसरा अपन
बोल सकते हैं, मतलब बोल तो कह सकते हैं, इसमें बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर बता सकते हैं कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन डाल रखा है कि ये हमारी कंपनी है, उसको अपन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलते। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं सेकंड की, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूडेड। मतलब बिजनेस क्या होता है यार? देखो अपन भी देखते हैं कहीं ना कहीं हर जगह, सीए भी एक प्रोफेशन है, मतलब ये भी अपन बिजनेस है। सीए क्या, कौन सब बंदे सीए इसलिए करते हैं क्योंकि भाई उनको अपना क्या तो खुद का धंधा खोलना है या फिर किसी कंपनी में जाके लगना है, क्या है ये भाई प्रोफेशन है। सीए भी एक प्रोफेशन है, ये भी अपन बिजनेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। सर्विस, कोई डॉक्टर सर्विस दे रहा है, कोई टीचर आपको सर्विस दे रहा है, या फिर कोई भी आप मतलब आपके घर में कोई मेड आ रही होगी, वो भी सर्विस, वो अपना बिजनेस ही कर रहे हैं। या फिर ऑक्यूपेशन, धंधा कर रहे हो भाई, शॉपकीपर, ऑक्यूपेशन है सबका किसी ना किसी चीज़ों में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बिजनेस के बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। एक्सेप्ट, बिजनेस के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा? कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और जिसकी नोटिफिकेशन दे रखी है, उसको अपन बिजनेस के अंदर नहीं मानेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? देखो एलएलपी के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का, हाईलाइट कर लेना प्लीज़। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स अ पार्टनर डेजिग्नेटेड एज परसुएंट टू सेक्शन 7। देखो अपन आगे पढ़ के आगे जाके अपन सेक्शन 7 रिवाइज करेंगे तो उसके अंदर आएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, जब अपन ब्रीफली में बात करेंगे। ओके, क्या क्या रोल होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का, क्या कर सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये अपन सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। अभी आप यही समझो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि सेक्शन 7 के अंदर आता है। ये सेक्शन 7 आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है कि इस पर स्टडी भी बन के आती है। अब आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मीन एन बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 अप फ्रॉम सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ नहीं है, बस फालतू का है भाई, फालतू का है, कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। देखो वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, समझा देता हूँ क्या होता है। ज़्यादा कुछ खिचड़ी नहीं है, बस नॉर्मल है, समझा देता हूँ क्या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। देखो फर्स्ट अपन को पता है फाइनेंशियल ईयर अकाउंट में पढ़ के आते हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अपन कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। कोई भी ईयर अपना एंड कब होता है? 31 मार्च अगला ईयर। मतलब जैसे मान लो कि अपना फाइनेंशियल ईयर होता क्या है? 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, ये अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। अपन अकाउंटेंसी में पढ़ के आए हैं। अब सॉरी, अब इसमें थोड़ा सा बस इशू है, वो अभी आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना, जब आपको खुद समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर अपना ये होता है ना, अब पढ़ते हैं। देखो क्या होता है फाइनेंशियल ईयर in relation to LLP means the period from 1st day of April of the year to 31st day of March of the following years। अभी अपन ने पढ़ा 1 अप्रैल 2025 to 31 मार्च 2026 सॉरी, ये अपना फाइनेंशियल एड हो गया। हाउएवर अगर इसके अंदर एक अपन बोल सकते हैं कि एक कुछ मतलब एक चीज़ है जो कि समझना पड़ेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी 3-4 नंबर में पूछा जा सकता है। However, in case of LLP incorporated after 30th September of the year, the financial year may be end on the 31st day of March of year of next following year। समझ में नहीं आया ना? देखो मैं समझाता हूँ आपको अच्छी तरह से क्या बोलना चाह रहा है। देखो मैं समझाता हूँ आपको अच्छी तरह से, जस्ट अ मिनट। मैं समझाता हूँ आपको। देखो क्या बोलना चाह रहा है इसमें, सुनो मेरी बात। फाइनेंशियल ईयर की अपन में बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर, 1 मिनट रुकना, ये अपनी टाइमलाइन है। ये हो गया 1 अप्रैल 2025
और ये हो गया 31 मार्च। टू 2026। देखो नॉर्मली केस में फाइनेंशियल ईयर होता है ये वाला। अगर इसके अंदर अपन बोल सकते हैं एक अजम्पशंस या फिर अपन बोल सकते हैं एक मतलब एक्सेप्शंस बोल सकते हैं। अगर मान लो कोई भी कंपनी एलएलपी या कोई भी एलएलपी 30 सितंबर के बाद अगर इनकॉर्पोरेट हुई, मान लो ये 30 सितंबर 2025 में अगर इनकॉर्पोरेट हुई ना, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2027 में इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। समझ में आई आपको बात? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुकना। देखो एक एग्जांपल दे रखा है इस बुक के अंदर, समझना। इफ़ अ LLP हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर 2019 देन द फाइनेंशियल देखो एक बार दोबारा से इफ़ एन LLP हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर 2019 then the financial year may be from 15 अक्टूबर 2019 to 31 मार्च 2021। समझ में आ गया? मैंने समझा दिया है आपको। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन फॉरेन LLP की। देखो नाम से ही देख लेना फॉरेन LLP है, तो मतलब ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। इट्स मीन एन LLP फॉर्म्ड, देखो मेरी बात सुनना, It's mean an LLP form incorporated and registered outside India which establish the place of business in India। फॉरेन LLP क्या होती है? देखो जस्ट नॉर्मल एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। फॉरेन LLP होती क्या है भाई, सुनना। फॉरेन LLP कुछ नहीं है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, सच्ची में ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। मान लो ये एक कंपनी है ABC, ठीक है ना, ये अपना ही थोड़ी ड्राइंग ख़राब है, ये मान लो इंडिया है। ये कंपनी क्या हुई है? इनकॉर्पोरेटेड हुई है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, और बट ये बिजनेस कर रही है इंडिया के अंदर, बट एंटर इनटू इंडिया फॉर अ बिजनेस। इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉरेन LLP। इसको अपन बोलते हैं मतलब वो LLP जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई है आपकी आउटसाइड इंडिया, बट अपना धंधा कर रही है वो इंडिया के अंदर, उसको अपन फॉरेन LLP बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है भाई? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? नाम ही है भाई, चैप्टर का नाम ही है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट कौन सा? 2008। मतलब वो LLP जो कि LLP एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर हुई है और इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर फॉर्म्ड हुई है, उसको अपन बोलते हैं LLP पार्टनरशिप बोलते हैं। अब LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? इट्स मीन एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ ए LLP, ठीक है, और बिटवीन द LLP एंड इट्स पार्टनर विच डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर एंड देयर राइट्स ऑफ ड्यूटी इन रिलेशन टू LLP। कुछ नहीं है भाई, मेरी बात समझना। देखो क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपको एक बार। LLP एग्रीमेंट क्या होता है? LLP एग्रीमेंट क्या होता है? देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइटिंग में होता है। इसके अंदर क्या होता है? पार्टनर्स और LLP के बारे में राइट्स एंड म्यूचुअल, मतलब इनके दोनों के बीच में म्यूचुअल राइट्स। थर्ड इसमें के अंदर क्या होता है? LLP और इस पार्टनर्स के बीच में, LLP और पार्टनर के बीच में म्यूचुअल राइट्स लिखे रहते हैं भाई ये, या फिर अपन बोलते हाँ म्यूचुअल राइट्स, ठीक है ना। ये होता है मतलब LLP एग्रीमेंट एक राइटिंग होता है जिसके अंदर पार्टनर्स के
एलएलपी के साथ म्यूचुअल राइट्स क्या होते हैं, एलएलपी के पार्टनर्स के साथ क्या म्यूचुअल राइट्स होते हैं जिसकी हेल्प से अपनी एलएलपी फॉर्म होती है और अपन बोल सकते हैं कि आगे जाके कोई ना कोई डिस्प्यूट ना खड़ा हो, एलएलपी एग्रीमेंट अपन उसके अंदर हेल्पफुल होता है। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते ही आगे, अपन नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। है इजी है ना, है ना इजी, बेफालतू की टेंशन ले रहे थे आप, सच में इजी है ना, मेरे को पता है भाई इजी है। अब बात करते हैं पार्टनर। पार्टनर 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 सर बोल रहे हो तो पार्टनर का मतलब तो बता दो आप, तो बता देते हैं ना पार्टनर क्या होता है। पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मीन्स एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। मत सीधी बात है भाई, वो बंदा जो कि एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है किसकी हेल्प से, एलएलपी एग्रीमेंट की हेल्प से बन सकता है, बात खत्म। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पार्टनर बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन स्मॉल एलएलपी की। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सच्ची में भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। सीए फाउंडेशन वाले बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल सुन लेना भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पेपर में आया गया है, हर बार पूछा गया, केस बेस्ड स्टडी बन के आएगी, पक्का आएगी प्लीज़। स्मॉल एलएलपी क्या होती है? स्मॉल एलएलपी इट्स मीन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, समझ गए, कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख, 25 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन, और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़ में बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूशन होता है ना वो 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कुछ ना कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। द टर्नओवर ऑफ विच as per the statement of accountancy and solvency for the immediate preceding financial year does not exceed 40 lakh rupees, or such higher amount not exceeding 50 crore rupees may be prescribed। समझे? टर्नओवर जो होना चाहिए ना, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड सोल्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब जैसे कि एक एग्जांपल से मैं अभी आपको ओरली बता रहा हूँ। एग्जांपल मान लो कि मैंने एक एलएलपी 2025 में ओपन करी है, तो मेरे को टर्नओवर 2024 का देखना पड़ेगा, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए किससे, 40 लाख से। अगर मान लो सच हायर अमाउंट अपन बोल सकते हैं कि नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज़ may be prescribed which meet such other requirement as may be prescribed and fulfill such condition may be prescribed। मतलब ये सारे के सारे अपन बोल सकते हैं एलएलपी जब भी होगी क्या, कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, सच हायर अमाउंट हो तो अपन बोल सकते हैं कि 5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। टर्नओवर ऑफ द अकाउंटेंसी ऑफ सोल्वेंसी, मतलब अपन बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड सोल्वेंसी ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, सॉरी 40 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर सच हायर अमाउंट वो भी होगी तो वो 50 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और अपन थर्ड पॉइंट में बोल सकते हैं ये सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडेबल? स्मॉल कंपनी के अंदर क्या क्या आता है भाई, ठीक है ना। स्मॉल कंपनी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अपन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखो ये इसमें कुछ नहीं है भाई, ये फालतू का ही दे रखा है, कुछ नहीं है, वैसे कुछ नहीं है, बस इसमें ये बता रखा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लगेगा, एलएलपी के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा। ओके, बस यही है। अब बात करते हैं, देखो अपन ने इतना पढ़ चुके, समझ में भी आ गया होगा समझ में। एक बार फिर भी गो थ्रू कर लेते हैं सारा का सारा क्या क्या पढ़ा था अपन ने, फिर उसके बाद अभी सेशन एंड करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। बॉडी कोऑपरेट क्या होता है, वो कंपनी जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 22 में डिफाइन हो रखी है। इसके अंदर क्या क्या आता है, एलएलपी, फॉरेन कंपनी, क्या क्या नहीं आता, कॉर्पोरेशन सोल नहीं आता, आपकी कोई भी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर हुई है इस एक्ट के अंदर, जो कि रजिस्टर हुई है किसी और एक्ट के अंदर, और जिसको थोड़े से टाइम के लिए अगर इनकॉर्पोरेट किया है, रजिस्टर किया है, फिर अपन बोल सकते हैं फॉर्म किया है, वो नहीं आती।
थर्ड इसमें आती है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी जो कि गवर्नमेंट के अंदर आती है और जिसका गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे रखा है अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। बिजनेस का पता है अपन को, डेजिग्नेटेड पार्टनर पता है, आइडेंटिटी पता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है फर्स्ट अपन को पता है, अपन फाइनेंशियल ईयर कौन सा मानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपन फाइनेंशियल मानते हैं। अगर मान लो कोई भी कंपनी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट प्रीसीडिंग, मतलब हम बोल सकते नेक्स्ट फ्लोइंग ईयर। लाइक एन एग्जांपल दे देता हूँ मैं, अगर 30 सितंबर को इनकॉर्पोरेट हुई है, 30 सितंबर 2025 को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसका ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2027 में एंड होगा। समझ में आ गया। अब बात करते हैं फॉरेन एलएलपी कौन सी होती है। फॉरेन एलएलपी वो एलएलपी होती है जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई है आउटसाइड इंडिया, पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट मतलब वही होती है जो कि एलएलपी जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर वो ये क्या हुई है रजिस्टर हुई है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, वो एक राइटिंग एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनर और एलएलपी के बीच में और एलएलपी और उस पार्टनर के बीच में क्या बताता है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताते हैं और दे राइट एंड ड्यूटी इन रिलेशन टू एलएलपी के अंदर बताया जाता है। पार्टनर क्या होता है, पार्टनर वो ही होता है, वो पर्सन होता है जो कि एलएलपी एग्रीमेंट के तहत बनता है। एलएलपी एग्रीमेंट अगर उसको एप्लीकेबल कर देती है कि हाँ ये पार्टनर बनेगा तो ये पार्टनर बने सकता है। स्मॉल एलएलपी क्या होते हैं, एक वो है लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है जिसका कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं होता 25 लाख से, अगर सच हाइयर अमाउंट हो तो 5 करोड़ एज में भी प्रिस्क्राइब, ठीक है ना। टर्नओवर ऑफ विच एट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड सॉल्वेंसी फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज़ और सच हाइयर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज़ एज में भी प्रिस्क्राइब ना विच मीट, मतलब इनमें से कोई ना मतलब कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए जब अपन इसको बोल सकते हैं क्या स्मॉल एलएलपी है। नॉन एप्लीकेबल ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब एलएलपी अलग है पार्टनरशिप अलग है। अपन ये नहीं है कि भाई एलएलपी के अंदर पार्टनरशिप का एक्ट डाल दिया, पार्टनरशिप के अंदर एलएलपी का एक्ट डाल दिया, नहीं, दोनों अलग है, दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया, दोनों का अलग अलग सब चीज़ें हैं। आगे जाके अपन डिफरेंस पढ़ेंगे। आई थिंक सो आज का सेशन इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा सेशन में और जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे अपन पार्ट थर्ड में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।